नमस्कार, मैं के सिंह। जिस चीज़ का डर था मोदी को, वो चीज़ सामने आ गई। अब मोदी के लिए शायद ये वाटरलू फिर से एक बार होने जा रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आज आ गई। बिहार में ओबीसी कितने हैं, ओबीसी के सब कास्ट कितने हैं, सामान्य कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं, दलित कितने हैं, सारी रिपोर्ट अब आ गई है। देश में आने वाले 8 महीने जो चुनाव के होंगे या आज से एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है वाद-विवाद का, चर्चा का और मुद्दे का। वो होगा कि ओबीसी आरक्षण कितना होना चाहिए। ये जो बिहार की रिपोर्ट है, ये साधारण नहीं है और सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार, यूपी ये हृदय होते हैं और अगर इसकी रिपोर्ट की जो संख्या दी हुई है, इस हिसाब से इस समय कोटे की बात होने लगे, तो पूरी चर्चा बदल जाएगी और जो आपको याद होगा 1988 ब ड ड के बाद हुआ था सिलसिला, मंडल कमीशन के बाद, वैसी ही चर्चा इस बार फिर से चुनाव में ओबीसी को लेके होने जा रही है। बिहार की ये रिपोर्ट कहती क्या है, हम इसको विस्तार से बताएँगे आपको। लेकिन सबसे पहले एक किस्सा है कि केकड़ा भोजपुरी में कहते हैं, केकड़े का बियान ही केकड़े को मार देता है। केकड़ा जब बच्चों को जन्म देता है, तो उसके साथ ही वो मर भी जाता है, मादा केकड़ा। तो यही बिच्छू के साथ भी होता है। मोदी जी ने समझा कि उन्होंने समाज को बाँट के और अब हिंदुओं को अपने पाले में कर लिया, लिहाजा बल्ले-बल्ले 80% हिंदू मोदी जी का हो गया। पर जब ये करते हैं आप, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका प्रतिकार भी होगा। आज बिहार ने वो रास्ता सुझा दिया है और आप ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस भी इसी रास्ते पे है। आखिर आप सोचेंगे मैं ये कह क्यों रहा हूँ? ये सारी चीजें आज देश में चर्चा अगले 8 महीने होने जा रही है। इसके पीछे है क्या? बिहार में चीफ सेक्रेटरी अमित सुबहानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की जनगणना के आंकड़े रखे, मीडिया को दिया और वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इससे होगा ये कि पूरे देश में नई एक नया विवाद शुरू होगा। बैकवर्ड अपना डिमांड, अपना शेयर मांगेगा, दलित भी मांगेगा, लेकिन बैकवर्ड सबसे ज्यादा ये मांगने जा रहा है और इसको हम आगे भी आपको बताएंगे कि मोदी जी जो खेल कर रहे थे वो कैसे नेगेटिव हो गया। नीतीश कुमार ने किस तरह चेकमेट किया और ये चर्चा कितनी बड़ी होने जा रही। बहरहाल पहले हम आंकड़ों पे आते हैं कि ये आंकड़े क्या हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के इस सर्वे में, और याद होगा कितनी मुश्किल से ये सर्वे हुआ, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, वगैरह वगैरह, काफी ऐतराज था, केंद्र को भी ऐतराज है। लेकिन अब ये सर्वे का रिपोर्ट आ गया है। अब मैं सर्वे की रिपोर्ट आपको बताता हूं। रिपोर्ट क्या कहती है? यादव 14% है बिहार में। टोटल जो ओबीसी है वो 63.13% है। 63.13% है ओबीसी, इसमें सारे हैं। अब खेल कहां पे है? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि यादव 14% है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जो एक्सट्रीम बैकवर्ड एक कैटेगरी है ईबीसी, एक तो हो गई जनरल ओबीसी, लेकिन ओबीसी में जो ईबीसी है वो सबसे ज्यादा है, वो 36.10% है। गौर कीजिएगा, अगर पिछड़ा वर्ग 27%, 27.12 है, तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है इसके अलावा, जिसमें यादव कुर्मी वगैरह है, ये पिछड़ा वर्ग में आएंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है ये 36.10% है। दोनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63.13%। अब आप रिजर्वेशन कितना देते हैं ओबीसी को? सिर्फ 27%। डिमांड क्या होगी कि हमें अपने आबादी के हिसाब से ये रिजर्वेशन मिले। गौर कीजिएगा कितना बड़ा ये सामाजिक एक नया डिमांड शुरू हो रहा है, क्योंकि ये आंकड़े अब आ गए हैं। 50% पे ममानियत है, एक सीलिंग है
कि किसी भी कीमत में मेरिट को आप क्रश ना करें, और ये सिद्धांत बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी काफी केस चला था, और अंत में ये आया कि मेरिट वर्सेस कंपेंसेटरी थ्योरी। और ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा था, हालांकि भारत में लोग उसको कभी जानते हैं और अक्सर बड़े बड़े वकील भी गलत कोट करते हैं कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट में आया था। नहीं, वो गलत है। दरअसल ये एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में 1951 में ये सब कुछ हो चुका था, और उसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा किसी भी कीमत पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि दलितों का, एससी एसटी का आप 22% नहीं ले सकते, वो तो रहेगा ही आपका, क्योंकि वो संवैधानिक प्रावधान है। तो किया क्या गया कि 22.5 50 में से घटा के 27.5 कर दिया गया, और ये कहा गया कि साहब इनसे इससे ऊपर ओबीसी को नहीं दिया जा सकता। इस आंकड़े का क्या मतलब है? 63%, 63.13% ओबीसी है, तो आप उसको 27% पे क्यों समेटेंगे? ये इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी के लिए ये मुझे लगता है कि एक वाटरलू होने जा रहा है। इसका पहले पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बता दे, इसके बाद हम इन आंकड़ों पे आएंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे आएंगे। जो सबसे बड़ा मोदी जी के लिए था, आपने हिंदू कंसोलिडेशन, राम मंदिर और हिंदुओं को एक करने का जो 1984 से राम मंदिर आंदोलन के साथ ये सिलसिला शुरू किया, और पालनपुर में आपने बीजेपी में अडॉप्ट भी किया राम मंदिर का मुद्दा। उसके बाद से आपने समझा कि हिंदू कंसोलिडेशन हो गया, और मैं मेरे परिवारजनों कह के आप इनको बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी अच्छे खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि राहुल हाल के दौर में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में निकले हैं। नीतीश कुमार ने किया क्या? कास्ट सेंसस की मांग की। आप ड्रामा क्या कर रहे थे? आपने कास्ट सेंसस ना करा के हर बार क्या करते थे कि स्कूलों में बच्चों के गणना करते थे, और ये बता देते थे कि साहब इतने बच्चे आए हैं तो इतने परसेंट ओबीसी होगा। कभी आपने कुछ उनको दिया नहीं। आप खेल क्या करना चाहते थे? अगर मोदी जी बहुत कमजोर पड़ते, कभी चुनाव कभी हारने की स्थिति आती, तो वो खेल क्या करते जो अभी करने जा रहे थे। मुझे पूरा उम्मीद था कि ये मोदी जी करते, कि ओबीसी वर्ग में से एक्सट्रीमली बैकवर्ड की कैटेगरी धीरे से निकाल देते, और जो 4 रोहिणी कमीशन ने, याद होगा आपको कि रोहिणी कमीशन अपॉइंट हुआ था 2017 को, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन अपॉइंट हुआ था जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में। जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, और कहा गया था कि 1 साल के अंदर इसकी रिपोर्ट दीजिए, बिना किसी गणना किए। देश में कोई गणना रोहिणी कमीशन ने नहीं किया, लेकिन 1 साल में रिपोर्ट देने को कहा। जाहिर है रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन 13 एक्सटेंशन दिए गए, ये कह के साहब हम बैकवर्ड के लिए करा रहे हैं, बैकवर्ड में नीचे की जाति के लिए अलग से हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं। ये ड्रामा करके आपने समझा कि हमने बैकवर्ड वोट ले लिए। हकीकत क्या था कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 2021 में आई, उसमें 4 कैटेगरीज बनी, और कहा गया कि साहब ये यादव वगैरह जो है इनको 2% रिजर्वेशन होना चाहिए, और एक कैटेगरी बनाई थी जिसको 10%, किसी को 7, तो 4 कैटेगरी बनाई थी। लेकिन मोदी जी को करना उड़ना तो था नहीं। चुनाव आता तो जरूर करते कि रोहिणी कमीशन धीरे से उठा के ले आते, और कहते कि भाई नीचे के दलितों को हम ज्यादा, नीचे के बैकवर्ड को हम ज्यादा देने जा रहे हैं, और ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हमने मान ली है। इसके पहले ही नीतीश कुमार ने जातिगत गणना शुरू करा दी। कई बार दिक्कतें हुई, हाईकोर्ट से दिक्कत हुई, बहरहाल अंत में वो बहाल हुआ, और अब ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट क्या कहती है? अब हम रिपोर्ट पे आते हैं विस्तार से, क्योंकि मोदी जी का वो नाटक नहीं चला कि ओबीसी में यादव इनके खिलाफ है, ये बात ये जानते हैं। कुर्मी भी कमोबेश दूसरी जातिगत पार्टियों के साथ हो गया है। अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं, या वो कांग्रेस के साथ भी है, रीजनल पार्टीज उनके साथ भी है। मोदी जी की कोशिश ये थी कि हिंदुओं में ही पहले तो हिंदू कंसोलिडेशन हो जाए, तो 80% ही वोट मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर वो ना हो तो किसी तरह से हम ओबीसी को
फाड़ दे, एक वो टुकड़े टुकड़े कर दे और टुकड़े 4 हो जाए, ताकि हम कह सके कि हमने तुम्हें अलग से 27% में तुम्हारा अलग से कोटा विदिन कोटा कर दिया है। ये इनका हथकंडा था। नीतीश कुमार ये खेल समझ गए, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसके एक्सपर्ट है। आपको याद होगा संविधान में शेड्यूल कास्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है कि शेड्यूल कास्ट में कैटेगरी की जाए। नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट में भी महादलित कर दिया, जबकि संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो नीतीश कुमार इसके अच्छे खिलाड़ी थे। नतीजा ये हुआ कि नीतीश ने इसमें ओबीसी का जातिगत आधारित कराना शुरू किया। आज उसकी जो रिपोर्ट आई, अब सीधी सी बात है कि 63.1% जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कह के जनसंख्या के आधार पे नीतीश कुमार डिमांड करेंगे कि 63% हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 27 क्यों देते हैं आप? 63% रिजर्वेशन की मांग होगी। आप जरा सोचिए, 14% यादव मांगेगा और इसी तरह से मुसहर मांगेगा 3%। अब इसके ठीक बरक्स आप देखेंगे तो हमारा ब्राह्मण कितना है? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बिहार में भूमिहार होते हैं ज्यादा, लैंडेड प्रॉपर्टी उनके पास होती है। बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये सब मिला के 10.5% है। गौर कीजिएगा। हालांकि सामान्य कैटेगरी में और लिया गया है तो वो 15% है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ ये 10% है जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ हैं। 10.5% है। रिजर्वेशन 50% है। तो अब दूसरा क्या होगा? सामाजिक इसमें तनाव क्या होगा कि ये भी डिमांड होगा कि जो अगर इनकी भागीदारी इतनी है अपर कास्ट की, तो इनको इसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिले, अगर देना है तो। ये दूसरा एक आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये 50% की ममानियत जो है, ये तमिलनाडु ने छोड़ दिया, नहीं मानता। और आज से नहीं, 30-40 साल हो गए। तमिलनाडु और कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जहां की 50% की सीलिंग को राज्यों ने नहीं माना है, और आराम से वो 65%, 70% रिजर्वेशन दे रहे हैं। यही बात बिहार के चुनाव में लागू होगी, मध्य प्रदेश के चुनाव में लागू होगी और पूरे नॉर्थ इंडिया में लागू होगी। तो जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, आज जो हम जिस पे हम आपसे रूबरू हैं, वो ये है कि आने वाले दिनों में याद करिए मंडल कमीशन के उन दिनों को, जितना सामाजिक उपद्रव हुआ था, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड, एक बार फिर से वो शुरू होने जा रहा है। और नुकसान होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जैसे हमने केकड़े का उदाहरण दिया, जब आप ये खेल करते हैं तो आप भूल जाते हैं कोई दूसरा भी बैठा इस खेल को कर सकता है। तो आपने हिंदू कंसोलिडेशन कर दिया, मुसलमानों को किनारे कर दिया, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाए, राम मंदिर बनवाए, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। और किस तरह समाज में विभेद, अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद, ये सारे आपके शिकार हुए, आपके उस घृणा के वातावरण के। अब आपने समझा कि हमने हिंदू कंसोलिडेशन कर दिया। नहीं मोदी जी, इस खेल के आप ही खिलाड़ी नहीं थे। नीतीश कुमार इससे बड़े खिलाड़ी थे, राहुल गांधी भी। अभी हम राहुल गांधी के बारे में ही बताएंगे। अब डिमांड क्या होगी अगले 8 महीने कि आप इनको इसके हिसाब से दीजिए 63%। इसका रिवर्स क्या होगा कि लिहाजा इनको दीजिए, दलितों को दीजिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। ये 2 वर्ग निकल गए तो अब बचा क्या? 63.13% ये हो गया, करीब 24% आपका एसटी एससी निकल जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। इसके बाद बचेगा कौन सा? थोड़ा सा अपर कास्ट और मुसलमान, यही 2 बच जाएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, अपर कास्ट के पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाएगा कि साहब इनको इनके हिसाब से दीजिए, तो समाज में एक नया तनाव होगा। अब होगा क्या? अगर मोदी जी इस रिपोर्ट को मांग के, जैसे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मान ले और बैकवर्ड में भी तोड़ना शुरू करें, तो डिमांड क्या होगी कि 50% से ऊपर ले जाइए। और अगर आप बैकवर्ड को तोड़ना चाहते हैं तो आपका राजपूत और ठाकुर नाराज होगा, आपका ब्राह्मण नाराज होगा, आपका अपर कास्ट का जो वोटर है वो नाराज होगा। तो मोदी जी के हाथ से न खुदा ही मिला, न विशाल समनाम, न इधर के रहे न उधर के रहे।
मोदी जी को खुदा भी नहीं मिला और सनम का विशाल भी नहीं हुआ, वोट भी नहीं मिलेगा। लिहाजा मोदी जी के लिए ये वाटर लू है। समाज में तनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ये परसेंटेज जो आ रहा है और कमोबेश अगर आप देखेंगे तो यूपी में भी यही परसेंटेज है, मध्य प्रदेश में भी यही है। नतीजा क्या होगा? अगर आप देखें तो ब्राह्मण 3.66% है, राजपूत 3.45% है, भूमिहार 2.86% है, कायस्थ 0.0% है, 0.6% है। सबको जोड़ लीजिए आप तो अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं ये 10.5% है। बाकी और भी इधर उधर के कुछ अपर कास्ट जोड़ लीजिए तो इनका कहना है कि ये 15% होगा। अब 50% में जो अपर कास्ट होता है जिसमें मुसलमान भी होता है, आप जानते हैं मुसलमान कितना इसमें भाग लेता है, कोटा के दौड़ में कितना आगे है। एक तो शिक्षा नहीं है उसकी, दूसरा अभी तो ताजा आंकड़े आए कि मुसलमान अब स्कूलों में भी जाना बंद कर रहा है। अभी ग्रेजुएशन का आंकड़ा आया था, तो जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है उसमें मुसलमान इंटरमीडिएट करने नहीं जा रहे हैं, काफी संख्या कम हो गई है। तो इसका पूरे खेल का मतलब क्या होगा, इसे आप समझे। ये डिमांड बिहार में शुरू होगी और आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार से ही शुरू हुआ था और पूरे देश में पहला, जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। कांग्रेस ने इस बार गलत, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। राहुल गांधी का दिमाग था या उनके स्ट्रेटजिस्ट का दिमाग था, बैकवर्ड क्लास को लेके वो शुरू से चलने लगे। कभी महिला आरक्षण पे देखा आपने, जो कांग्रेस दूर तक इस पे हाथ नहीं लगाती थी ओबीसी और रिजर्वेशन को लेके, आज वो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दो, उसके आबादी के हिसाब से दो, कास्ट सेंसस कराओ। राहुल गांधी का ये पूरा जो है ये आपने देखा हो। ये देश की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं? अब आपने ये जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा, इस पे गौर करें। पूरी शिद्दत से बैकवर्ड रिजर्वेशन के लिए, कास्ट सेंसस के लिए, इन सारी चीजों के लिए राहुल गांधी, और ये स्ट्रेटजी आज की नहीं है, मुझे लगता है 2 महीना पहले से बनाई गई कि मोदी को अगर वाटरलू दिखाना है, मोदी को अगर हराना है, तो जिस खेल में ये आए थे कि चाय वाले हैं, बैकवर्ड को देख के लोग गाली दे रहे हैं, ये जो नाटक करते थे राहुल गांधी ने पकड़ लिया। और बैकवर्ड को लेके अभी आप देखें महिला आरक्षण में राहुल गांधी का ये कहना कि भाई महिलाओं में बैकवर्ड को क्यों नहीं दे रहे हो, ये उसी का जो, अच्छा मोदी जी का क्या हुआ, कोशिश किया आपने कि सारे महिलाओं को एक साथ ले लें, उल्टा पड़ गया आपके, क्योंकि महिलाओं में अगर आप बैकवर्ड को नहीं ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप बैकवर्ड विरोधी हैं। अपर कास्ट महिला जो आपके साथ है जुड़ी हुई, क्योंकि आप अपर कास्ट की पार्टी माने जाते हैं,
उन महिलाओं को आप लाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि गांव से महिला उठ के आपके पार्लियामेंट में आके आपके सामने खड़ी हो, क्योंकि वहां तो आप दूसरे लोग चाहेंगे ना। वहां पे महिलाएं जो हो उसमें स्मृति ईरानी हो, वहां जो हो वो उसमें वो लोग हों जिनको कि अभिजात्य वर्गीय कहते हैं। तो लिहाजा अब आपका जो इमेज बना है वो एंटी बैकवर्ड हो गया। कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से इसको बुनाया और नीतीश कुमार ने इसमें वो चीज डाल दी है कि आने वाले चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो होगा और बैकवर्ड कंसोलिडेशन इसकी वजह से जो होगा, जो सभी मानेगा, मुसहर भी जो माफ कीजिएगा, मुसहर कह रहे हैं, जो कुर्मी है वो भी, अन्य जाति जो हैं वो भी ये कहेंगी कि साहब हमें हमारा हिस्सा दिलाओ। कुर्मी का परसेंटेज अगर आप देखें तो 2.87 है। देखने में तो यह है कि कुर्मी का परसेंटेज 2.87 है और यादव का 14% है। हालांकि हम लोग अभी तक मानते थे कि ये 16% होगा, लेकिन इस सर्वे में आए कि ये 14% है। अब इसकी दिक्कत क्या होगी? रोहिणी कमीशन ने 4 वर्ग बनाए थे और 4 वर्ग में दिया था 2%, 6%, 9%, 10%। नीचे सबसे नीचे वालों को 10%, यादव वगैरह को 2% कहा था देने के लिए। यहाँ पे भी जब ये कमीशन की रिपोर्ट अगर आप लागू करते तो आपको दिक्कत होती। हमें लग रहा है कि मोदी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि ये कास्ट सेंसस यूपी में डिमांड होगी, पूरे नॉर्थ इंडिया में होगी, जहां आपको मजबूती थी, साउथ इंडिया में तो आप थे नहीं। तो कुल मिला के ये एक नई चुनौती है मोदी के लिए, जिससे निपटना शायद मोदी जी के बूते का नहीं है। तो जो हम दोबारा कह रहे हैं कि केकड़े का बियान ही उसे खा जाता है। केकड़ा, मादा केकड़ा जब बच्चे देती है तो उसी के साथ वो खत्म हो जाती है। मोदी जी ने जो खेल शुरू किया था राजनीति का, उसी में शायद उनको शिकस्त भी मिलने जा रही है। अभी हाल के चुनाव में जो 5 राज्यों में होंगे और जनरल चुनाव में। और देखते रहिए कि सामाजिक तनाव किस तरह से बढ़ रहा है, जिसके एक्सपर्ट थे मोदी जी। लेकिन आज वो नई जो पॉलिटिक्स आई है वो मोदी जी को इसमें हाशिए पर लाने जा रही है। फिलहाल इतना ही। किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे और ये मुद्दा मुझे लगता है कि लगातार चलता रहेगा और रोज हमें आपको मिलना होगा। तब तक के लिए